हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टोर से क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। स्टोर से क्वेश्चन या वीडियो या पीडीएफ की डिमांड बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर स्टोर से वीडियो बनाइए या पीडीएफ दीजिए। तो यह पीडीएफ जो है, जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ या भेज दिया गया है, और जो भाई केवल वीडियो देखते हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो या जो पीडीएफ लिए उन लोगों के लिए वीडियो मैं आज सोचा कि मैं बना दूं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस पीडीएफ में या इस वीडियो में वही बात मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन है या स्टोर से जानकारी है जो कि बहुत सारे हैं, जो कि बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन उतना जब बताया जाए तो वीडियो भी लंबे हो जाएंगे या पीडीएफ भी बहुत सारे बकवास से भर जाएंगे। इसलिए इस पीडीएफ में या इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को बताया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ऐसे कुछ बात बता दूं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। चलिए मैं प्रथम में बताता हूं, ज्यादातर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एबीसी इससे संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि एबीसी इससे संबंधित है, तो क्वेश्चन आंसर लिखिए कि एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है। देखिए इसमें जो है पूरा लिख नहीं पाऊंगा, मेरे आवाज को सुन करके लिखेंगे, ठीक है। एबीसी किससे संबंधित है? तो इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है। अब यहाँ सवाल उठ जाता है कि आखिर इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या, इन्वेंट्री है क्या? तो आप यहाँ एबीसी तो आप लिख लिए कि इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है। अब यहाँ उसके नीचे आप लिखिए कि यहाँ पर इन्वेंट्री लिख दीजिए, नीचे में यहाँ पर इन्वेंट्री। देखिए मैं पूरा तरह से नहीं लिख पा रहा हूँ, लिखने में कठिनाई होता है इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो इन्वेंट्री लिखिए। अब इन्वेंट्री जो है, आप तो अभी लिखा कि एबीसी जो है इन्वेंट्री कंट्रोल से संबंधित है, और इन्वेंट्री का परिभाषा आप लिख लीजिए कि इन्वेंट्री से अभिप्राय, इन्वेंट्री से अभिप्राय उस सामान से है जो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा तथा जिसकी वजह से पैसा ब्लॉक हो गया है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि इन्वेंट्री के मतलब इन्वेंट्री से अभिप्राय उस सामान से है जो प्रयोग में उस सामान को नहीं लाया जा रहा है, ठीक है ना, और जिसके वजह से पैसा ब्लॉक हो गया है, ठीक है ना। आगे लिखिए, कच्चा माल, तैयार माल, बन रहा माल, खपत योग्य मध्य, स्पेयर पार्ट्स, स्क्रैप मटेरियल इत्यादि, ये सभी जो है इन्वेंट्री का ही हिस्सा है। यह सब क्या चीज का है? इन्वेंट्री का ही हिस्सा है। इसी को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लिख लिए। अब अगर नहीं सुने हो तो आप क्या बोलते हैं, वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए कि ज्यादातर बताना है, वीडियो लंबे हो जाएंगे। चलिए ये तो इन्वेंट्री लिख लिए। अब जो है क्या बोलते हैं, अब लिखिए एएसी किससे संबंधित है। जो ज्यादातर मैं बार बार बोलूंगा कि मैं उसी क्वेश्चन को बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जानकारी के लिए बहुत सारा चीज बताया जा सकता है, लेकिन उतना किसी के पास टाइम नहीं है। आपके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ड्यूटी करना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, मैडम का ऑर्डर पूरा करना है, बहुत सारे चीज है। क्योंकि पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, तो उतना ही पढ़िए जितना परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दूसरा में ए लिखिए, एएसी किससे संबंधित है। तो आंसर में आप यहाँ लिख लीजिए मेरी आवाज को सुन करके कि स्टॉक आइटम से संबंधित है, ठीक है। स्टॉक आइटम से संबंधित है क्या चीज? एएसी, ठीक है ना। स्टॉक आइटम से संबंधित है। अब स्टॉक आइटम भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उतना सबको लिखाया जाए तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप
जैसे हम बता देते हैं कि सामान्य स्टोर, इमरजेंसी स्टोर, विशेष स्टोर, बहुत सारे प्रकार के स्टोर होते हैं। ठीक है, आपने एएसी आपने लिखा कि एएसी किससे संबंधित है, तो स्टॉक से संबंधित है। तो स्टॉक तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं उसी का परिभाषा लिखाऊंगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि सामान्य स्टोर, इमरजेंसी स्टोर, विशेष स्टोर। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे स्टोर है, उसी में से जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं उसके बारे में आप लिखिए। इसी में है कि सरप्लस स्टोर, जो पूछा जाता है कि सरप्लस सरप्लस स्टोर, सरप्लस स्टोर। ठीक है, सरप्लस स्टोर किसे कहते हैं, मैंने स्टोर का बहुत सारा नाम बताया, जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं लिखा दूं, ताकि आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सरप्लस स्टोर, तो सरप्लस स्टोर का आप परिभाषा लिखिए। इसमें दो प्रकार के आइटम का भंडार किया जाता है। सरप्लस स्टोर में दो प्रकार के आइटम को भंडारित किया जाता है तथा उसी के अनुसार स्टोर का नामांकन कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सरप्लस स्टोर का परिभाषा। ठीक है, तो इसको भी पूछा जाता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, पूछा क्या जाता है, जैसे कि मूवेबल सरप्लस स्टोर, डेड सरप्लस स्टोर, ये सब ज्यादातर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सरप्लस स्टोर का आपने परिभाषा भी लिख लिया। अब आप लिख लीजिए मूवेबल मूवेबल सरप्लस स्टोर आप लिख लीजिए, मैं उतना नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, मूवेबल सरप्लस स्टोर, इसका आप लिखिए कि ए स्टोर के वे आइटम हैं जो पिछले 24 माह में प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। मूवेबल सरप्लस स्टोर उसे कहते हैं जो पिछले 24 माह में, कितना दिन में, 24 माह में प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग लाया जा सकता है, तो उसे हम मूवेबल सरप्लस स्टोर या आइटम कहेंगे। ठीक है ना, वैसे आइटम जो पिछले 24 माह में प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, लेकिन अगले माह में या अगले 24 माह में, या मतलब अनुमान है कि निकट भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो उसे हम लोग मूवेबल सरप्लस स्टोर कहेंगे। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया पॉइंट। उसके बाद में आता है जो सबसे अधिक पूछा जाता है, डेड सरप्लस आइटम या स्टोर। डेड सरप्लस स्टोर या आइटम लिख देते हैं हम। ठीक है, आइटम जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो ये जो है, ये स्टोर के वैसे आइटम हैं जो पिछले 24 माह में प्रयोग में नहीं लाए गए हैं और अगले 24 माह में जो है, अगले 24 माह में प्रयोग में लाने की संभावना नहीं है, उसे हम डेड सरप्लस स्टोर कहते हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेड सरप्लस स्टोर उसे कहते हैं जो पिछले 24 माह में कोई प्रयोग में नहीं लाया गया है और आने वाले भविष्य में भी 24 माह तक इसका कोई मतलब की संभावना नहीं है, मतलब कि प्रयोग में लाने का, उसी को हम लोग सरप्लस स्टोर कहेंगे। ठीक है, अपना परिभाषा लिख लिए, याद रखिएगा जो लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे स्टोर है, सरप्लस स्टोर जो भी हम बताए, जो, लेकिन मैं उसी को लिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में आता है इंपैक्ट स्टोर। इम्प्रेस्ड होता है, इम्प्रेस्ड स्टोर, हम इम्प्रेस्ड स्टोर लिख देते हैं। ठीक है ना, इम्प्रेस्ड स्टोर, इसमें भी आते हैं। अब देखिए इम्प्रेस्ड स्टोर में क्या आते हैं, जहां गाड़ी रनिंग, जो कहने का मतलब गाड़ी रनिंग जो गाड़ी होती है वहां पर जो प्रयोग में लाया जाता है, उसी को हम इम्प्रेस्ड स्टोर कहेंगे। जैसे आप लिखिए, हम लिखाते हैं, रनिंग शेडो गाड़ी परीक्षण
स्टेशनों इत्यादि पर चल स्टॉक की मरम्मत और अनुसरण परिचालन के संबंध में रोजाना की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से लिए अस्थाई अग्रिम रूप में स्टॉक में रखे जाने वाले मद इम्प्रेस्ड स्टोर कहलाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है, अगर शॉर्ट में बोले हम तो रनिंग शेडो या स्टेशनों पर मरम्मत के लिए जो भी जरूरतमंद जो सामान रखे जाते हैं, जो रोजाना के जरूरत होता है, उसी को हम इम्प्रेस्ड स्टोर कहेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे स्टोर होते हैं, लेकिन जो मैंने अभी लिखाया 3-4 वो जो है इंपॉर्टेंट, जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य स्टोर, इमरजेंसी स्टोर, विशेष स्टोर, बहुत सारे स्टोर है। तो उतना लिखाने और वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारे लंबे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा जो अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं। अब आता है पीएसी। पीएसी, ठीक है। तो पीएसी जो है क्या है, तो पहले पीएसी के बारे में आप जानिए। पीएसी का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आप यहाँ एरो का निशान बनाइए और लिख लीजिए कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट अर्थात यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब आइटम केवल एक विशेष फर्म द्वारा बनाया या बेचा जाता हो। ठीक है, इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का पावर आइटम की कीमत के अनुसार इंडेंटिंग, देखिए इंडेंटिंग का थोड़ा कठिन शब्द है, मैं इसको लिख देता हूं। इंडेंटिंग अधिकारी से मुख्य विभागाध्यक्ष को है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट अर्थात यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब आइटम आर्टिकल केवल एक विशेष फर्म द्वारा बनाया या बेचा जाता हो। इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के पावर जो है आइटम की कीमत के अनुसार इंडेंटिंग अधिकारी से मुख्य विभागाध्यक्ष को है। ठीक है ना, जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पीएससी से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएससी मदों की खरीद जो है किस निविदा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये तो आपने परिभाषा लिख लिया, अगर नहीं सुने हो तो वीडियो को बैक करके लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पीएससी जो है, पीएससी मदों की खरीद किस निविदा का इंग्लिश होता है टेंडर, जहां मैं निविदा बोलूंगा वो समझिएगा टेंडर, क्योंकि मैं ज्यादातर हिंदी ही पढ़ाता हूं। तो पीएससी मदों की खरीद किस निविदा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, किस निविदा के आधार पर किया जाता है पीएससी मदों की खरीद, तो यह जो है सिंगल टेंडर के सिंगल माने एकल टेंडर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सिंगल टेंडर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एक खत्म हो गया। ठीक है ना। सोचा है कि इस तरह कुछ क्वेश्चन मैं बता दूं, उसके बाद में फिर जो भी क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रखे हैं उस पर हम चलेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको तो हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि एबीसी जो आइटम जो है उसको कितने महीना पर हम लोग सत्यापन करते हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं बोलूंगा उसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो कहने का मतलब ए स्तर के मद जो है, मद का मतलब आइटम। ठीक है ना, ए स्तर का मद आइटम मतलब कितने महीना पर एक बार चेक किया जाता है, तो ए स्तर का आइटम जो है 6 माह पर एक बार चेक किया जाता है। ठीक है, एक बार चेक किया जाता है। ठीक है, और बी कैटेगरी का जो मद है, बी स्तर के जो मद है, इसको 12 महीना पर एक बार चेक किया जाता है।
ठीक है। और सी कैटेगरी के जो है यह 24 महीना पर एक बार चेक किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कैटेगरी के मद जो है कितने महीना पर, मतलब कितने महीना पर एक बार निरीक्षण किया जाता है या चेक किया जाता है, तो 6 महीना पर एक बार इसको चेक किया जाता है, यानी चेक किया जाता है या सत्यापन किया जाता है, या कुछ भी लिख सकते हैं, सत्यापन कहिए या चेक किया जाता है। ठीक है, तो एक कैटेगरी का 6 महीना पर, बी कैटेगरी का 12 महीना पर तथा सी कैटेगरी के 24 महीना पर मतलब कि इसको चेक किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, 3-4 क्वेश्चन जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन आता है कि टेंडर जो है, टेंडर जो है कितने प्रकार के होते हैं, टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंडर जो है 4 प्रकार के होते हैं। टेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, और मेरी आवाज को सुनकर आप लिख लीजिए। ठीक है, 1 नंबर में आप लिखिए ओपन टेंडर। कौन सा लिखिएगा, ओपन टेंडर। ठीक है, 2 नंबर में कौन सा लिखिएगा, लिमिटेड टेंडर, लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड टेंडर। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखिएगा, सिंगल टेंडर, सिंगल टेंडर। ठीक है, और 4 नंबर में लिखिएगा ग्लोबल, 4 नंबर में क्या लिखिएगा, ग्लोबल टेंडर। ठीक है ना, ग्लोबल, ग्लोबल टेंडर। ठीक है, 4 नंबर में क्या लिखेंगे, ग्लोबल टेंडर। ठीक है, टेंडर 4 प्रकार के होता है, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर और ग्लोबल टेंडर। ठीक है, अब ओपन टेंडर के बारे में आप यहाँ एरो का निशान बनाइए और कलम का रंग चेंज कीजिए और लिखिए। ठीक है, ओपन टेंडर में क्या होता है, आप लिखिए कि इस टेंडर का आमंत्रण पब्लिक विज्ञापन, अखबारों, नोटिस बोर्ड एवं अन्य पब्लिक माध्यमों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओपन टेंडर में। और टेंडर टेंडर का नोटिस जो है, टेंडर का नोटिस कम से कम 1 माह एडवांस में जारी किया जाता है। ओपन टेंडर का जो नोटिस जो है 1 माह एडवांस में जारी किया जाता है, किंतु आपात, आपात मतलब इमरजेंसी, आपात या अत्यधिक आवश्यकता में, अधिक आवश्यकता है या आपात स्थिति है, तो उस स्थिति में नोटिस 3 सप्ताह का हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर इमरजेंसी है या बहुत आवश्यक है तो नोटिस जो 1 महीना पहले एडवांस में जो जारी किया जाता था वह 3 सप्ताह तक का भी हो सकता है। ठीक है, यानी 7 का 21 दिन। ठीक है ना, हो गया। इस टाइप से ये आपका हो गया आपका ओपन टेंडर। ठीक है, ओपन टेंडर आप तो समझ गए, यह पब्लिक मतलब कि अखबार, अखबार के द्वारा, नोटिस के द्वारा, इस सब के द्वारा मतलब कि ओपन टेंडर को निकाला जाता है। इसका मतलब नोटिस 1 महीना पहले मतलब दे दिया जाता है, या जो कि हाँ ओपन टेंडर हो चुका है। लेकिन जब मैं अब ठेठ भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन जब कोई अति आवश्यक है, इमरजेंसी है, आपात है, तो उस स्थिति में 1 महीना ना करके 3 सप्ताह भी हो सकता है, 3 सप्ताह के अंदर भी ओपन टेंडर हो सकता है। हो गया। अब दूसरा ये लिमिटेड टेंडर। ठीक है, लिमिटेड टेंडर, इसके इसमें लिखिए आंसर कि इसके अंतर्गत टेंडर केवल उन फर्मों व ठेकेदारों को भेजा जाता है जिन्हें उस विशिष्ट कार्य के लिए पहले से अनुमोदित किया गया हो। कहने का मतलब है कि लिमिटेड टेंडर जो है केवल उन फर्मों को भेजा जाता है या उस ठेकेदारों को भेजा जाता है जिन्हें उस विशिष्ट कार्यों के लिए पहले से अनुमोदित किया गया हो, यानी पहले से उनको कहा गया हो, अनुमोदित किया गया हो, उनको जो है यह फॉर्म भेजा जाता है। ठीक है ना, लिमिटेड टेंडर। ठीक है, अर्थात उनका नाम रेलवे की अनुमोदित सूची में पहले से मौजूद है, उनको जो है लिमिटेड टेंडर भेजा जाता है या उसी को लिमिटेड टेंडर कहते हैं। ठीक है, लिखाने के लिए तो बहुत सारे चीज लिखाया जाएगा, इतना आप जानकारी के लिए लिख लीजिए, या क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। ठीक है ना, अब आ जाता है सिंगल टेंडर। ठीक है, तो सिंगल टेंडर का आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब केवल एक ही फर्म, क्या लिखिएगा, जब एक ही फर्म या मतलब कि एक ही ठेकेदार से कार्य करवाया जाना अत्यधिक लाभदायक हो। समझ रहे हैं ना, जब
केवल एक ही फर्म या एक ही ठेकेदार से कार्य करवाया जाना लाभदायक हो तो सिंगल टेंडर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उन परिस्थिति में किया जाता है जब, देखिए सिंगल टेंडर जो है एक ही फर्म एक ही ठेकेदार को से कराया जाता है। ठीक है, सिंगल टेंडर का मतलब होता है कि एक ही फर्म या एक ही ठेकेदार से काम करवाया जाएगा या लाभदायक समझा जाएगा। ठीक है ना? तो सिंगल टेंडर प्रणाली को उपयोग में लाया जाता है, किस परिस्थिति में लाया जाता है? जब कार्य काफी जटिल या उच्च तकनीक का हो। सिंगल टेंडर आपने लिखा कि सिंगल टेंडर एक ही फर्म एक ही ठेकेदार को दिया जाता है। ठीक है, और किस परिस्थिति में दिया जाता है? तो आप लिख सकते हैं ए नंबर दा करके, जब कार्य, ए नंबर पॉइंट दा करके कि जब कार्य जो है काफी जटिल हो या उच्च तकनीक स्तर का हो, तब हम सिंगल टेंडर का उपयोग करेंगे। दूसरा में हम लिख सकते हैं कि सिंगल टेंडर का हम तब उपयोग करेंगे जब केवल एक ही जानकार सप्लायर कार्य करने वाला हो। ठीक है, एक तो आप लिख लिए कि कार्य काफी जटिल या तकनीक हो। दूसरा में आप लिख सकते हैं कि सिंगल टेंडर का उपयोग हम वहां करेंगे जहां केवल एक ही जानकार सप्लायर कार्य करने वाला हो। ठीक है, ये आपका सिंगल टेंडर हो गया। अब चलते हैं ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर का आंसर आप लिख सकते हैं कि यह टेंडर प्रणाली सामान्य रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाई जाती है। ग्लोबल टेंडर जो है यह टेंडर प्रणाली जो है, ग्लोबल टेंडर प्रणाली रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया में विदेशी फर्मों को आमंत्रित किया जाता है। ग्लोबल टेंडर में जो है रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाया जाता है और इसको जो है इसके अंतर्गत विदेशी फर्मों को भी आमंत्रित किया जाता है। समझ गए ना? ये आपका टेंडर जो हो खत्म हो गया। ठीक है, टेंडर जो भी था ये खत्म हो गया। ठीक है, और वही कह रहे हैं, बताने की तो बहुत सारा चीज बताए जाएंगे। मैं उसी क्वेश्चन को बताऊंगा या इस क्वेश्चन में जो हमने संग्रहित किया है उसी क्वेश्चन को संग्रहित किया है जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना? अब चलिए, इतना तो आपने सुन लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए मैंने नोट में लिख दिया है कि इसमें वैसे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन जो है सभी महत्वपूर्ण है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सेट नहीं किए गए हैं, इसमें वही क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो क्वेश्चन स्टोर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पर पॉइंट आपका है कि स्टोर कोडिफिकेशन। स्टोर कोडिफिकेशन, स्टोर कोडिफिकेशन है क्या, इसके बारे में आप जानिए। देखिए लिखा है कि समस्त कार्यकलापों के फलस्वरूप निष्पादन हेतु कंप्यूटर में कोड संख्या फिट की गई है। यानी सभी जितने भी आप कार्य कर रहे हैं उस सभी कार्यकलापों को संपादन के लिए, निष्पादन के लिए, माने सही ढंग से करने के लिए कंप्यूटर में जो है एक कोड को जो है फिट किया गया है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप त्रुटि रहित, त्रुटि रहित का मतलब जो है कि कोई गलती ना हो, उसमें कोई असावधानी ना हो, त्रुटि रहित सही सूचनाओं एवं जानकारी प्राप्त होती है। इसी व्यवस्था को हम कोडिफिकेशन कहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए कोडिफिकेशन तो आप समझ गए। अब देखिए, आप जानते हैं कि क्वेश्चन आता है कि पीएल नंबर क्या है। ठीक है ना? तो पीएल नंबर जो है इसी को, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइज लिस्ट नंबर। ठीक है, पीएल नंबर का ही होता है प्राइज लिस्ट नंबर। इसको हिंदी में प्राइज लिस्ट नंबर को कहा जाएगा मूल सूची संख्या। ठीक है, मूल सूची संख्या अर्थात प्राइज लिस्ट नंबर या पीएल नंबर इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो पीएल नंबर जो है किसे कहते हैं, पीएल नंबर क्या है, इसके बारे में आप जानिए कि भंडार में प्रत्येक मद को 8 अंकों में कोड आवंटित किया गया है। ठीक है, 8 अंकों में कोड आवंटित किया गया है। उस अंकों में बाएं से, देखिए 8 को तो यहाँ पर कोड आवंटित किया गया है, उसमें बाएं से पहले 2 अंक ग्रुप को दर्शाता है और उसके बाद 2 अंक जो है सब ग्रुप को दर्शाता है और उसके बाद के 3 अंक जो है आइटम के क्रम को दर्शाता है और अंतिम अंक जो है चेक डिजिट को दर्शाता है।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जैसे में मैंने दिया है, और इसमें क्या लिखा है कि चेक डिजिट जो है मॉड्यूल, क्वेश्चन आता है किस मॉड्यूल्स के पद्धति के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो मॉड्यूल्स 2 पद्धति के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 8 अंक का एक उदाहरण के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 अंक दे दिया अपना से टाइपिंग करके, और समझाने के लिए आपने यहाँ पर देखा कि लिखा है कि बाएं से पहले 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है। तो बाएं से पहले 2 अंक जो है 21 जो है ग्रुप को दर्शाता है, उसके बाद के 2 अंक जो है आपको सब ग्रुप को दर्शाता है, और उसके बाद के 3 अंक जो है, देखिए 3 अंक जो है आइटम के क्रम को दर्शाता है, और लास्ट में जो दिया है 9 यह चेक डिजिट को दर्शाता है। ठीक है ना, तो यह सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 3 जो देख लिए, ये सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाता है कि पीएल नंबर के अंतिम डिजिट को मतलब क्या दर्शाता है, तो चेक डिजिट को दर्शाता है। बीच में भी ग्रुप सब ग्रुप वाला को भी पूछ दिया जाए, इसीलिए मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछ, देखिए जिसमें जितने भी हैच लगा है समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे अधिक देखिए स्टोर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक 50-60 क्वेश्चन है, उसी को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को मैंने इसमें संग्रहित किया है। ठीक है, ऐसे भी जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनको स्टोर का पीडीएफ भेज दिया गया है। जब वो पीडीएफ लिए थे तो ही उसमें लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन है, पूरे विस्तार में दिया हुआ है। आप उसको शॉर्ट फॉर्म से लेकर के फुल फॉर्म वगैरह बहुत सारा चीज उसमें दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो ये पीडीएफ जो बनाए हैं वो पीडीएफ भी हम जो भाई पीडीएफ लिए उनको पीडीएफ हम भेज दिए हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब टेस्ट वाले लोग को नहीं गया, इसलिए कि टेस्ट वाले लोग केवल टेस्ट ही देंगे, उन लोग के लिए केवल टेस्ट का ही सुविधा है। ठीक है, तो मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ संग्रहित किया है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि स्टोर के गैर नॉन स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फर्म कौन सा है। ठीक है, तो ये है S1302। ठीक है ना, S1302। जो भाई पीडीएफ नहीं लिया वीडियो लिया वो वीडियो को रोक रोक करके लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गैर, गैर को इंग्लिश में नॉन कहते हैं। गैर मतलब कि नॉन स्टॉक आइटम किस प्राथमिक इकाई में बुक किया जाता है। देखिए ये जो है ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अधिक है। यह स्टॉक नॉन स्टॉक आइटम किस प्राथमिक इकाई में बुक किया जाता है, तो ये है PU 28 में बुक किया जाता है। प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक इकाई के अंतर्गत कौन आता है, तो यह आता है PU 32। कौन आता है, PU 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फर्म। देखिए ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सेट बनाते होइएगा, हमने तो बहुत सारे सेटों में देखे होंगे कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक कि भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए किस फर्म का या किस इंटेंट का प्रयोग करते हैं, तो S1313 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए मैं एक बात टेस्ट वाले या जो भाई हमसे जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत लोग मैसेज किए कि नहीं सर न्यू क्वेश्चन जो एग्जाम हो रहा है उसका टेस्ट लीजिए, तो मैं 2-3 बार से उसी का मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ ऐसे पुराने पुराने टेस्ट हैं, क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो मतलब कि लगभग 2021-22 का है, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन ये नहीं देखिए कि ये कब पूछा गया है, पुराना कोई क्वेश्चन नया पुराना नहीं होता है। ठीक है ना, मैं सोचूं इसके बाद से कोशिश करूंगा कि उसी में से क्वेश्चन का एक सेट इस टेस्ट में लूं, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना। देखिए यहाँ पर ये तो आपने देखा कि भंडार वस्तु को निकालने के लिए SS13 का प्रयोग करते हैं, S1313 का। अब यहाँ पर देखिए अनावश्यक सामग्री को नामित स्टोर डिपो को वापस करने के लिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है अनावश्यक सामग्री को नामित, अब यहाँ पर मेन पॉइंट है नामित स्टोर। ठीक है, नामित क्योंकि इससे संबंधित और भी क्वेश्चन मिलेगा कि अनावश्यक वहां भी था और इधर भी अनावश्यक है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर है। जो भाई पीडीएफ लिए वो पीडीएफ मिला करके देखेंगे या लिख करके देखेंगे वीडियो वाले भाई कि यहाँ पर नामित है, नामित स्टोर, अनावश्यक सामग्री को नामित स्टोर डिपो को वापस करने के लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है, तो S1539 का। किसका प्रयोग किया जाता है, S1539 का प्रयोग किया जाता है, जो नामित डिपो को वापस करते हैं अनावश्यक वाला सामग्री। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि S1341 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, S1341 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टॉक के सत्यापन पत्रक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक के सत्यापन पत्रक के लिए S1341 का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिखा है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने रखूंगा। ठीक है, पहले जो हेड में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने आप लोग के सामने मैंने रख रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट में क्या करा कि कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री को जारी करने के लिए, देखिए कार्य करने के लिए, क्या चीज के लिए, कार्य करने के लिए भंडार से जारी सामग्री को जारी करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है? तो LM 71 का, देखिए 171 यहां पर है, LM 171 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, LM 171 का प्रयोग किया जाता है। इसको क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे और खूब ध्यान से पढ़ करके समझेंगे कि कौन क्वेश्चन में क्या अंतर है। अब PDF वाले भाई तो खुद उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद PDF को आगे पीछे करके समझ लेंगे। किस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाए? देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BM मतलब बोर्ड मॉडल और VVI भी मैं लिख दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें सबसे अधिक यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बोर्ड मॉडल और VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है? किस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है? तो DS2 के माध्यम से मंगाया जाता है। ठीक है ना। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि DS2 को कितने कॉपी में बनाते हैं या कितने कॉपी में तैयार करते हैं? ठीक है, तो DS2 को 2 कॉपी में हम लोग बनाते हैं या 2 कॉपी में तैयार करते हैं। ठीक है, जब हम लोग आइटम को मंगाते हैं तो, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। DS2 एंड DS8 जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन जो है DS8 और DS2 जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 13 जो था वो वाला क्वेश्चन और 15 वाला जिसका आंसर था वो सबसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टोर के वैसे आइटम जो उपयोग करने के बाद, जो मान लेते हैं आपने स्टोर से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, स्टोर से आइटम या सामग्री या वस्तु को लाए और आपने उपयोग कर लिया। ठीक है, उपयोग करने के बाद मेन डिपो को जब वापस कीजिएगा, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अनावश्यक, ठीक है ना, ऊपर हमने पढ़ा था कि देखिए यहाँ 1539 वाला कि अनावश्यक सामग्री को स्टोर डिपो को वापस करने के लिए, ठीक है, अनावश्यक सामग्री जो अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर अगर नामित डिपो को वापस कर रहे हैं तो वहां पर 1539 फर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या है कि स्टोर को ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं। जब आपने उपयोग कर लिया उसके बाद जब मेन डिपो को वापस कीजिएगा तो उसके लिए किस फर्म का उपयोग कीजिएगा? तो DS8 का प्रयोग करेंगे और इसे 6 कॉपी में भंडार को वापस करते हैं। इसको क्या 6 कॉपी तैयार करते हैं और भंडार को वापस करते हैं जब आप सामान को वापस कीजिएगा। ठीक है, और DS2 को जो है आपने 2 कॉपी में तैयार किए। ठीक है, और DS8 को 6 कॉपी में तैयार किए हैं। क्वेश्चन आता है कि DS8 को जो है कितने कॉपी में तैयार करके भंडार को वापस करते हैं? तो 6 कॉपी में तैयार करके वापस करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक एक बार शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए इतना मैं गला फाड़ फाड़ करके मैं इतना आप लोग को समझाता हूं, लेकिन आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो हैं जा करके देखिए, पूरा इसी तरह डिटेल में एकदम छीट करके बताया गया है जो अदर चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आपने ऊपर देखा है व्हाट्सअप, उसमें व्हाट्सअप पर मैसेज करें और अच्छे से अच्छे गाइडलाइन लें, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए, तब देखिए कैसे आपको तैयारी एकदम बारूद की तरह होता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमको मतलब कि बहुत सारा समुंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब टेस्ट वाले दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमको समुंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, टू द पॉइंट, उसको आपने पढ़ाई कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, भंडार का TOR अनुपात किस प्रकार है? देखिए सबसे ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। BM एंड VVI मैं लिख दूंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं इस PDF में या वीडियो में उसी क्वेश्चन को बोलूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जानकारी के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपने यह क्वेश्चन देखा कि भंडार का TOR अनुपात किस प्रकार होता है, तो रेशियो या पूछ रहा है तो शेष अनुपात जारी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आपको यह लिखना अनिवार्य हो जाता है।
चलिए अब आपका जो मैंने जितना भी लिखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग में, यह सब जो है हो गया। जो हेडिंग में जो मैंने लिखा है या ऊपर जितने भी क्वेश्चन बताया उस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, जो मैंने आप लोग के लिए तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है कि कुछ मद बार बार नहीं चाहिए होते हैं परंतु उसका स्टॉक रखना आवश्यक है, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर जो शुरू में बताया था बहुत सारे स्टोर होते हैं, उसी में एक आता है इमरजेंसी स्टोर। तो इमरजेंसी स्टोर उसे कहते हैं जो जिसका बार बार उपयोग में नहीं लाया जाता है लेकिन उसको रखना आवश्यक होता है, क्योंकि कब उसका प्रयोग हो जाएगा इसका कोई जरूरी नहीं है कि कब इसका मांग हो जाएगा, इसलिए उसको इमरजेंसी स्टोर कहते हैं। चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि स्टॉक मदों को डैश डिजिट में कोड किया गया। इसको अभी मैंने ऊपर बताया कि स्टॉक मदों को मतलब कि पीएल नंबर जो है 8 डिजिट में होते हैं, और 8 डिजिट कैसे कैसे होते हैं फिर मैंने ऊपर अभी मैंने बताया आप लोग को पूरा ठीक ढंग से, वहां पर जाकर देखिए, फिर यहाँ मैं बताऊंगा, वीडियो लंबे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेज एवं बैगन के पुर्जों को किस ग्रुप में रखा गया है। क्वेश्चन आता क्या आपके सामने है कि कैरेज या बैगन के पुर्जों को किस ग्रुप में रखा गया है। तो यह ग्रुप जो है मतलब नंबर है या 30 से लेकर के 39 के बीच में जो है कैरेज एंड बैगन के पुर्जों को ग्रुप में रखा गया। जो नंबरिंग योजना जो होता है वो नंबरिंग योजना में 30 से 39 के बीच में जो नंबरिंग है उसी के बीच में कैरेज एवं बैगन के पुर्जों को ग्रुपिंग किया गया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ लिखा रहा है कि पार्ट नंबर इतना में 9 क्या दर्शाता है। हमने ऊपर अभी बताया था इसी का चेक डिजिट वाला जो अभी आपने देखा कि 9 जो है चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है ना। जो प्रथम 2 अंक ग्रुप को, उसके बाद के 2 अंक जो है आपने देखिए आपके आंख के सामने रख दूं ताकि देखिए यहाँ पर देख लिए ना, 21 जो है ग्रुप को दर्शाता है, 07 जो है सब ग्रुप को दर्शाता है, 411 मतलब यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद के 3 अंक जो है आइटम के क्रम को दर्शाता है, और लास्ट 9 जो दिया हुआ है लास्ट डिजिट वह जो है आपको चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा 9 जो है चेक डिजिट को दर्शाता है। आप वीडियो को बैक करके वहां देख लें, शुरू में मैंने समझाया है, ठीक है। तो इस यहाँ पर 9 जो है चेक डिजिट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम के कोड में चेक डिजिट का क्या मतलब है। चेक डिजिट का क्या मतलब है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आता है तो पीएल नंबर की सत्यापन को चेक करना, मतलब पीएल नंबर की सत्यापन को चेक करने का लिए चेक डिजिट दिया जाता है, ठीक है। चेक डिजिट निकालने का एक सूत्र होता है जो जानकारी के लिए है वो, लेकिन विशेष करके नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। वह सूत्र मैं फिर कभी बता दूंगा आप लोग को टेस्ट सीरीज में। अगले टेस्ट ऐसा लूंगा जिसमें इस सारे क्वेश्चन आएंगे कुछ, जिसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना आप ध्यान में रखिए कि चेक डिजिट का उपयोग जो है, चेक डिजिट का क्या मतलब है, क्या उपयोग है। तो कहने का मतलब पीएल नंबर की सत्यापन के लिए चेक डिजिट का रहना अनिवार्य है, या चेक डिजिट इसी के लिए होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से यह रेलवे मटेरियल का साधन नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो रेलवे मटेरियल का साधन नहीं है। तो स्वदेशी खरीद, आयात, अन्य रेलवे यूनिट के उधार लेना, ये सब जो है ये साधन है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सब जो है साधन है। इसमें आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा साधन नहीं है, तो साधन ये सब है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेंट्री की टाइप है। कौन कौन सा इन्वेंट्री की टाइप है। इन्वेंट्री क्या है, मैंने ऊपर में इसका परिभाषा मैंने लिखाया है शुरू में, जो मैंने बोला था उसको एक बार परिभाषा को देख लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो इन्वेंट्री का फिर परिभाषा हमको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में मैं सारे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में मैंने शुरू में इन्वेंट्री ही बताया है जब मैं वीडियो शुरू किया था। तो इन्वेंट्री आइटम कौन कौन सा है, तो फिनिश टाइप गुड्स, रॉ मटेरियल टाइप्स, स्क्रैप, ठीक है। ये सभी जो है इन्वेंट्री का ही प्रकार है या टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डैश अनुपात, रेशो माने रेशियो अनुपात यह कह रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो डैश का अनुपात है, किसका किसका अनुपात है, तो वार्षिक इशू तथा औसत इशू का अनुपात जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पीएसी में क्या प्रमाणित किया जाता है। पीएसी में क्या प्रमाणित किया जाता है, तो कोई अन्य भंडार उपयुक्त नहीं है, यह अकेले फर्म है जो इस मद को बनाती है या स्टॉक करती है, ठीक है। और एक क्या है कि सी नंबर में कि समान आइटम की किसी अन्य फर्म द्वारा न बनाई जाती है न ही बेचा जाता है,
ठीक है, जो कि इसकी एवज लिख दिया है, एवरेज में प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है सभी के सभी जो है पीएससी मतलब प्रमाणित, इस सबसे प्रमाणित किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टॉक आइटम के विषय में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है स्टॉक आइटम के संबंध में, तो ऑप्शन पढ़िए, इनमें से एक वर्ष में कम से कम 3 बार निकाला या इशू किया जाना चाहिए। ठीक है ना, और क्या लिख रहा है, इसकी नियमित खपत होनी चाहिए, इन्हेंटर को स्टैंडर्ड प्रोफार्मा पर मांग पत्र देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो क्वेश्चन देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टॉक आइटम के विशेष सत्य नहीं है, तो ए नंबर वाला सत्य है। इसे एक वर्ष में कम से कम 3 बार निकाला या इशू होना चाहिए, माने देखा जाना चाहिए। इसकी नियमित खपत भी होना चाहिए। लेकिन सी नंबर में जो देख रहे हैं, इन्हेंटर को स्टैंडर्ड प्रोफार्मा का मांग पत्र देना चाहिए या देना नहीं चाहिए, जो है गलत है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नॉन स्टॉक आइटम के विषय में सत्य नहीं है? नॉन स्टॉक के आइटम में सत्य नहीं है, तो आप यह जो है यह सत्य नहीं है कि 30,000 रुपये से अधिक कीमत की मदों की वित्त विभाग से वेटिंग आवश्यक है। यह जो है यह सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। क्या क्या सत्य है? ए नंबर में देखिए कि जब भी जरूरत हो इन्हेंटर को मांग पत्र देना पड़ता है और खरीद के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, ये जो है सत्य है, लेकिन यह सत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपके क्वेश्चन में कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कह रहा है कि स्क्रैप बेचने के लिए कौन सा विधि है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएम प्लस वीवीआई मैं लिख दूंगा, वीवीआई। ठीक है ना, ये सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्क्रैप को बेचने के लिए क्वेश्चन बार बार यह रिपीट होता है, कौन सा विधि है? तो यहाँ पर नीलामी, मतलब नीलामी के द्वारा भी किया जाता है, टेंडर के भी द्वारा किया जाता है और सीधी बिक्री के द्वारा, तीनों के द्वारा जो है हम लोग मतलब कि स्क्रैप को बेच सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड स्टॉक डैश के पश्चात मिलान किया जाना चाहिए। देखिए डेड स्टॉक मैंने ऊपर पढ़ाया है कि डेड स्टॉक क्या है, तो आपने पढ़ा कि पिछले पिछले 2 साल से प्रयोग में नहीं लाया गया है, अगले भी 2 साल में उसके उपयोग में लाने की कोई संभावना नहीं है, उसे हम डेड सरप्लस स्टोर कहते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डेड स्टॉक जो है उसको मिलान, यहाँ पर क्वेश्चन है मिलान, कब मिलान किया जाना चाहिए, कितने दिन के बाद? तो एक वर्ष पर उसको मिलान करते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि वो स्टॉक बहुत पहले से रखा हुआ है, ध्यान से उतर जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको एक वर्ष पर उसको मिलान करते रहना चाहिए। ठीक है, डेड सरप्लस स्टोर को। और डेड सरप्लस स्टोर क्या है, फिर नीचे क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर मैं बोलूंगा, फिर यहाँ भी बोलूँ वहां भी बोलूँ तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टॉक का मिलान कौन करता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक का मिलान कौन करता है? तो स्टॉक वेरीफायर, जो स्टॉक वेरीफायर जो होता है वही स्टॉक का मिलान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस्ड। लेकिन इम्प्रेस्ड स्टोर के बारे में हमने बहुत अच्छा ढंग से परिभाषित किया है ऊपर में, आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे। ठीक है, तो इम्प्रेस्ड स्टोर के स्टॉक का मिलान कितने समय के पश्चात किया जाता है? तो यह 2 वर्ष के पश्चात, मतलब 2 वर्ष पर इम्प्रेस्ड स्टोर का हम लोग मिलान जो है करते रहते हैं। ठीक है ना, तो उसको जो है इम्प्रेस्ड स्टोर का परिभाषा जस्ट वीडियो को बैक करके ऊपर देख लेंगे। ठीक है, या अगर लिखे होंगे तो पढ़ कर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में सहूलियत होगा। तो इम्प्रेस्ड स्टोर का मिलान कितने समय के पश्चात किया जाता है? तो 2 वर्ष के पश्चात किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इन्वेंटरी कंट्रोल का विधि है? यहाँ पर मेथड की बात कर रहा है, कौन सा विधि है? तो एबीसी टेक्निक, वैरायटी रिडक्शन और सरप्लस डिस्पोजल। ठीक है, यह तीनों जो है आपको इन्वेंटरी कंट्रोल का मेथड है, विधि है। इन्वेंटरी कंट्रोल का भी मैंने शुरू में परिभाषा दिए हैं और समझाए हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है आप जाकर वहां समझ सकते हैं वीडियो को बैक करके। चलिए 17 नंबर में स्टॉक, इसीलिए मैंने शुरू में टोटल मैंने बता दिया है ताकि इस क्वेश्चन को पढ़ने में विशेष आपको टाइम नहीं लगे। ठीक है ना, इस सब का परिभाषा शुरू में ही मैंने लिखा दिया है। स्टॉक
वेरिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन आप क्यों करते हैं, किस उसका उद्देश्य क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जानकारी के लिए भी और एग्जाम के दृष्टि से भी। तो स्टॉक में मटेरियल किताब में लिखी डिस्क्रिप्शन यानी ब्यौरा तथा संख्या को मिलाना, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब इसीलिए होता है कि जितने भी डिस्क्रिप्शन मतलब ब्यौरा जो दिया है उसको मिलाना, स्टॉक में अधिकता को देखना कि क्या कम बेसी है, स्टॉक में कमी को देखना माने अधिक और कमी को सबको देखना, इसलिए वेरिफिकेशन जो है जरूरी है और वेरिफिकेशन का उद्देश्य यही सब है, ठीक है। इसलिए उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि ठेकेदार ऑर्डर पूरा करने में विफल हो जाता है तो खरीद उन मदों को वैध अवधि के भीतर फिर से खरीद सकता है। इस खरीद को हम क्या कह सकते हैं। मान लेते हैं कि ठेकेदार ऑर्डर को पूरा करने में विफल हो गया, ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो खरीद उन मदों को वैध अवधि के भीतर, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि वैध अवधि, मान लेते हैं ठेकेदार विफल हो गया, वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन अवधि अभी बचा है, समय बचा है, उस अवधि के भीतर फिर से अगर वो खरीद सकता है तो इस मदों को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे रिस्क परचेज। क्योंकि आपका ऑर्डर एक बार तो आप विफल हो गए हैं, ठीक है ना, दूसरी बार आपने कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोशिश किए क्योंकि उसका भी डेट बचा हुआ है, समय बचा हुआ, अवधि बचा हुआ है ना, तो उस पर आप फिर से आप हिम्मत लगा रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं ना, इसलिए वो रिस्क परचेज हो जाएगा। रिस्क लेकर के फिर काम शुरू कीजिएगा ना, क्योंकि आप एक बार विफल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी मनी ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली पेमेंट है, ठीक है। तो क्यों मतलब सिक्योरिटी मनी क्यों दिया जाता है या क्यों लिया जाता है, इसके बारे में यह क्वेश्चन कर रहा है। तो ठेकेदार की गंभीरता को जानने के लिए सिक्योरिटी मनी पहले जमा करना पड़ता है कि आखिर ठेकेदार कितना हैसियत का है, कहने का मतलब उसके पास औकात कितना है, कितना तक वो लोड ले सकता है, इसलिए उसको सिक्योरिटी मनी दिया मतलब उससे लिया जाता है, ठीक है। और बी में क्या करें, कार्य करने की स्थिति की एक सुरक्षा। देखिए जब आप मान लें कि आपसे सिक्योरिटी मनी जो है आपसे ले लिया गया 5 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी आपको रखा गया है, तो इससे तो प्रथम आपके औकात का पता चल गया कि आप कितने औकात में हैं या कितना आपके पास गंभीरता है, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप कोई भी काम गलत कर दिए या बीच में छोड़ दिए या खराब हो गया तो आपको सिक्योरिटी मनी से काट लिया जाएगा, क्योंकि आपका सिक्योरिटी मनी जो है जमा है तो उसे काट लिया जाएगा, आपको सिक्योरिटी मनी रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो अपने काम में सुरक्षा होता है, इसलिए आप काम को जब भी कीजिएगा तो सावधानी से कीजिएगा, इसलिए सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। ये तो आप कॉमन सेंस से आप लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 20 नंबर में क्या करें, किस फर्म को अनुमोदित वेंडर लिस्ट में रखने के लिए किन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। तो देखिए समान कार्य करने के लिए फर्म को पुराना अनुभव, देखिए समान कार्य जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको पुराना अनुभव होना चाहिए, वार्षिक टर्नओवर तथा वित्तीय ऋण शोधन क्षमता, फर्म की तकनीक क्षमता है, मतलब कि ये सब जो है आपको होना चाहिए। किस लिए कि किसी फर्म को अनुमोदित वेंडर लिस्ट में रखने के लिए किस पहलुओं का विचार किया जाना चाहिए, तो सभी के सभी पहलुओं का विचार किया जाना चाहिए। चलिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेंडर की प्रकार नहीं है। तो ओपन टेंडर, लिमिट टेंडर, सिंगल टेंडर, ये सभी जो है टेंडर का प्रकार है। क्या है लेकिन यह कह रहा है कि कौन सा टेंडर का प्रकार नहीं है, तो ये है आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे टेंडर का प्रकार है, इसलिए आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करें कि सिंगल टेंडर आमंत्रित किया जाता है। सिंगल टेंडर कब आमंत्रित किया जाता है, तो केवल एक ही निर्माता, अभी हमने सिंगल टेंडर के बारे में परिभाषित किया है, उसको जाकर एक बार पढ़ लेंगे, अगर नहीं तो नहीं आप पढ़े हैं तो उसको लिखे होंगे तो आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको समझ में आएगा। केवल एक ही निर्माता हो, कार्य की बहुत तकनीकी या विशेष प्रकार हो, दुर्घटना हो गई हो। हमने सिंगल टेंडर के बारे में ऊपर आपको हमने समझाया है, ठीक है ना, कि सिंगल टेंडर जो है उस स्थिति में हम लोग मतलब कि करते हैं जब आपात स्थिति हो
सिंगल टेंडर के बारे में तो हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से उस वक्त समझाया है। अगर नहीं यदि हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि सिंगल टेंडर जो है यदि होगा। लेकिन हम आपको एक बार पढ़ के फिर से सुना देते हैं कि जब केवल एक ही फर्म ठेकेदार हो, कार्य करवाया जाना अधिक आवश्यक हो, लाभदायक हो या इमरजेंसी हो, तो उस वक्त जो है सिंगल टेंडर का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहां से भी आप समझ सकते हैं कि सिंगल टेंडर आमंत्रित तब किया जाता है जब केवल एक ही निर्माता हो या कार्य बहुत तकनीक में हो, मतलब बहुत टेक्निक हो, या दुर्घटना हो गई हो, वहां पर कोई कार्य नहीं करना चाहता है, दुर्घटना हो गया, तब हम कोई एक ही टेंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी सिंगल टेंडर का, ठीक है ना। यहां से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, यदि किसी मद की वार्षिक खपत वैल्यू 5 लाख रुपए से अधिक है तो उस मद को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है। कल ही के टेस्ट में आया था, 5 लाख और 10 लाख दोनों ऑप्शन में था, तो वहाँ पर हमने 5 लाख मारा था कि हमारे समझ से 5 लाख होना चाहिए, ठीक है ना। कल का जो आज मैंने वीडियो भी डाला है उसको, ठीक है, जो इस संडे को जो टेस्ट कराया गया था, टेस्ट सीरीज 28, ठीक है, तो उसमें 5 लाख होगा। तो आपके क्वेश्चन सामने है कि यदि किसी मद के वार्षिक खपत मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक हो तो उस मद को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो एक कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है ना, एक कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट, वो आइटम जिससे बिना इन इक्विपमेंट कार्य करता है परंतु एफिशिएंसी नहीं एफिशिएंसी होती हो, वो क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एसेक्सियल आइटम, ठीक है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एक पूछा हुआ है, उसी क्वेश्चन को इसमें संग्रहित किया गया है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह मत जो पिछले, देखिए आ गया डेढ़ सरप्लस स्टोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको डेढ़ सरप्लस स्टोर का मैंने परिभाषा भी लिखा दिया, बहुत अच्छा ढंग से मैंने इसी वीडियो में ऊपर आप जाकर बैक करके देखें, अच्छा ढंग से मैंने बता दिया है। फिर उसके संबंधित जो क्वेश्चन आया कि वह मद जो पिछले 2 वर्षों में इशू नहीं हुई है तथा अगले 2 वर्ष में भी नहीं होगी या नहीं होने की संभावना है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डेड सरप्लस स्टोर कहेंगे। जो डेड सरप्लस स्टोर का हमने परिभाषा जो है आपको शुरू में ही मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। और एक समझाया था मूवेबल सरप्लस स्टोर, तो मूवेबल सरप्लस स्टोर का मतलब होता है कि वैसे स्टोर जो पिछले 24 माह में उपयोग में नहीं लाया गया है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, वो हो गया मूवेबल सरप्लस स्टोर। लेकिन यह दो वर्षों में नहीं किया गया है और अगले भी 2 वर्ष में नहीं किया जाएगा, उसको डेड सरप्लस स्टोर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, वह मद जो पिछले 2 वर्षों में इशू नहीं हुए परंतु भविष्य में प्रयोग में लाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो हमने अभी बताया कि मूवेबल सरप्लस स्टोर, इसको हम कहेंगे। ये भी क्वेश्चन बीएम एंड वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड मॉडल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडर को लिमिटेड टेंडर कहते हैं यदि यह प्राप्त होता है। लिमिटेड टेंडर कब कहेंगे? जब टेंडर ओपनिंग से पहले परंतु ड्यू तिथि या समय के बाद अगर यह प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटेड टेंडर कहेंगे। लीडेड टेंडर को लीडेड कब कहते हैं? अच्छा, लीडेड टेंडर, ठीक है, सॉरी, लीडेड टेंडर। इसे आपके क्वेश्चन सामने है, थोड़ा बोलने में भी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो कहने का मतलब उतना होता तो चलेगा। मान ले 1 घंटा से आदमी बोल रहा है तो जोश में कुछ होश ऐसी हो जाता है, इसीलिए हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि जोश में होश खत्म हो जाता है, इसलिए कोई भी काम जोश में ना करे, क्योंकि तेज दौड़ने वाला को ही गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। चलिए, टेंडर कमेटी में कितने सदस्य? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि टेंडर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें जो है 3 सदस्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टेंडर कमेटी का कार्य नहीं है? तो ये जितने भी देख रहे हैं यह जो है टेंडर कमेटी का कार्य नहीं है, या यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जांच करना कि टेंडर ठीक सतह से इशू नहीं किया गया हो, रेट की सतर्कता जांच करना, या जो है जांचना कि टेंडर खोलने के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। अब ज्यादातर समझाएं, वीडियो लंबे होते चला गया है, ठीक है, जो मुख्य चीज है उसको मैं बताते चलो धाए धाए। चलिए 31 नंबर में, क्रैश इम्प्रेस्ड एक फिक्सडाइड मात्र से धन का
एडवांस होता है जिसे डैश के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो मामूली ऑफिस खर्च, हॉस्पिटल में इंडोर रोगियों को में दवाई खर्च, इमरजेंसी खर्च जिसका पहले से पता ना हो। ठीक है, ये सब जो है क्रैश इम्पैक्ट फिक्स्ड मात्र में धन एडवांस होता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री आवश्यकता क्यों होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस पर मैं बीएम लिख दूं। ठीक है, इन्वेंट्री आवश्यकता क्यों होती है तो आप ऑप्शन में देख लें। ठीक है, क्यों होती है, तो बी नंबर में डिमांड में फ्लैक्चुएशन को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए ग्रीस तथा तेल किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा रहता है, वो क्वेश्चन जब सामने आता है तो हमको दिमाग में खटक जाता है कि यार यार ये तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछता है ना। तो ग्रीस तथा तेल किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो यह जो है डिजायरेबल कैटेगरी में इसको रखा जाता है या रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोचिंग में पैसेंजर अमेनिटी को डैश आइटम में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यह डिमांड में फ्लक्चुएशन को पूरा करने हेतु आइटम को वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि एक डिवीजन में डीआरएम तथा वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम डैश रुपये तक की इंप्रेक्स स्वीकार कर सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएम बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएम प्लस वीवीआई। ठीक है, जहां बीएम प्लस वीवीआई लिखे उस क्वेश्चन को 100% लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं चिन्हित करते चलता हूं। ठीक है, तो आपके डिवीजन में डीआरएम है या वर्कशॉप में अगर सीडब्ल्यूएम है, वो लोग जो है कितने रुपये तक, मतलब कोई भी बाकी मटेरियल के भाई कितने रुपए तक को लोग स्वीकार कर सकते हैं, तो ये है आपको 15,000 रुपया। ठीक है, 15,000 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती आइटम क्रैश इम्प्रेस्ड से खरीदने के लिए एक सिंगल कोटेशन डैश रुपया तक के खरीद के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, सस्ती आइटम के लिए कह रहा है, तो यह है 2,000। ठीक है, यह कितना है 2,000 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टॉक आइटम के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो यह 50,000 रुपये से अधिक का जो है इंडेंट वित्त विभाग द्वारा वेट किया जा सकता है मुख्यालय में भेजने से पहले। बाकी जितने लिखा है यह जो है कथन सही नहीं है, जो कथन सही है मैं उसी को बोल रहा हूं, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में क्या कह रहा है कि इमरजेंसी खरीद परचेज में मात्रा आपातकालीन स्थिति में उभरने के लिए आवश्यक मात्रा तक सीमित रहती है, परंतु यह डैश माह की जरूरत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह है एक माह की जरूरत से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो इमरजेंसी खरीद में मात्र आपातकालीन स्थिति को उभारने के लिए आवश्यक मात्रा की सीमित रहती है, परंतु यह 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 सामान्य टेंडर नोटिस ओपन तिथि से कम डैश दिन से पहले छप जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सामान्य टेंडर कह रहा है ना, सामान्य टेंडर के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, ओपन टेंडर या सामान्य टेंडर भी इसे हम कह सकते हैं, ओपन टेंडर को ही सामान्य टेंडर हम लोग कहते हैं। ओपन टेंडर का मतलब सभी लोग उसमें भर सकते हैं या अति कर सकते हैं, उसी को हम लोग सामान्य या जनरल टेंडर भी कहते हैं या ओपन टेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ओपन टेंडर का परिभाषा मैंने शुरू में लिखा दिया है। ठीक है, हमने उस वक्त बोला है कि वैसे टेंडर, ठीक है, ओपन टेंडर जो होता है या समान टेंडर जो होता है, विज्ञापन, अखबार, नोटिस बोर्ड, इस सभी के माध्यम से इसको ओपन किया जाता है तथा टेंडर नोटिस को कम से कम 1 माह एडवांस में जारी किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया है कि सामान्य टेंडर ओपन नोटिस कम से कम कितने दिन पहले छप जाना चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 माह जो है, यहाँ पर जो आपको 30 दिन तो दिया हुआ है, दिन में है, यहाँ पर 45 दिन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 हमारे समझ से 45 नहीं होना चाहिए, यह गलत हो जाएगा, 1 माह होना चाहिए, यानी 30 दिन होना चाहिए। ठीक है, 30 दिन पहले छप जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखिए
देखिए क्वेश्चन, देखिए हम भी समझने में उस समय से बोलते बोलते मेरा भी दिमाग थोड़ा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है। छप जाना चाहिए, तो छप जाना चाहिए 45 दिन पहले, लेकिन ओपन होना चाहिए 30 दिन पहले, ठीक है ना। 30 दिन पहले जो है ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन छप जाना चाहिए। देखिए हम कभी भी क्वेश्चन को हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो छपना चाहिए 45 दिन पहले, लेकिन जब ओपन जो है, ओपन लिस्ट निकल जाना चाहिए 30 दिन पहले। लेकिन हमने शुरू में आपको हमने बताया कि 30 दिन पहले जो है, 1 महीना पहले जो है जारी कर दिया जाना चाहिए, किंतु आपात या अधिक आवश्यक हो, यानी इमरजेंसी में 3 सप्ताह का भी हो सकता है। जब आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो 3 सप्ताह, 3 सप्ताह में ज्यादा करके ऑप्शन रहता है, इसलिए मैं 3 सप्ताह बता रहा हूं। अगर दिन में कहा जाए तो 21 दिन होगा, ठीक है ना। 3 सप्ताह पहले भी निकाला जा सकता है। ये कब होगा? आपात स्थिति में, अर्थात इमरजेंसी में होगा, इमरजेंसी में ये वाला। नहीं तो 1 महीना पहले इसको ओपन किया जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में है छप जाना चाहिए, तो 45 दिन। जो डिटेल होगा बताने वाला मुख्य क्वेश्चन मैं जरूर डिटेल बताऊंगा, जो मेन सब क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन परिस्थिति में सिंगल टेंडर अवार्ड ऑर्डर किया जाता है। किस परिस्थिति में सिंगल टेंडर का फिर मैंने ऊपर आप लोग को पढ़कर सुनाया है, ठीक है, कि सिंगल टेंडर जब केवल एक ही फर्म या ठेकेदार से कार्य करवाया जाना अधिक लाभदायक समझा जाता है, तो सिंगल टेंडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या कोई दुर्घटना हो गया हो, या ज्यादा तकनीक, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ज्यादा तकनीक हो, बाकी कठिन हो, ठीक है, या दुर्घटना हो गई हो, या ज्यादा लाभदायक हो, तो उस स्थिति में हम लोग सिंगल टेंडर का मतलब अपनाते हैं, ठीक है, सिंगल टेंडर को अपनाते हैं। तो कह रहा है कि किन परिस्थितियों में, तो अभी हमने परिस्थिति बताया। देखिए दुर्घटना इत्यादि के कारण अस्त व्यस्त ट्रैफिक को बहाल करना हो, उसके पश्चात भी हम लोग करते हैं। या स्पेशल टाइप के कार्यों को महाप्रबंधक सीओसी द्वारा अनुमोदित करना, वित्त मंत्रालय को पूर्व मंजूरी, OEM को महंगे इक्विपमेंट की वार्षिक खपत रख रखाव, यानी उपरोक्त में से सभी मैंने शुरू में ही टोटल मैंने समझा दिया है। मतलब सिंगल टेंडर जो है उसी स्थिति में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन मेरा समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर PDF तो मैं हाल फिलहाल इसको मैंने तैयार किया है, ठीक है ना। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग 96 93 57 14 26, इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, या PDF प्राप्त कर सकते हैं, या मुझसे जुड़ सकते हैं। LDC JEE WM या हेल्पर से टेक्नीशियन के लिए सारे के सारे यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डेमू मेमू LHB ICF वंदे भारत ITI के जितने भी ट्रेड है सभी के सभी PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। अगर PDF नहीं लेते हैं तो टेस्ट सीरीज में जरूर आप ज्वाइन कीजिए, इसलिए कि टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आता है, हमको हमारा कितना तैयारी है, कितना नंबर आ रहा है। ये बहुत जरूरी है टेस्ट को देना। इसलिए अगर PDF नहीं भी लेते हैं तो टेस्ट सीरीज से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपके पास जाएगा तो वह क्वेश्चन आपके पास मौजूद हो जाएगा, उसका भी आप नोट्स अगर बनाते हैं तो आपका लगभग तैयारी हो जाएगा, ठीक है। PDF ले लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है। हमने नीचे क्या लिखा है कि RDSO के पंफलेट नंबर के आधारित VVI क्वेश्चन टाइपिंग चल रहा है, तैयार होने के बाद भेज दिया जाएगा। देखिए क्या बोलते हैं, RDSO का जो पंफलेट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हमने उसको भी टाइपिंग चल रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बोलते हैं, RDSO के पंफलेट के द्वारा, ठीक है ना। तो उसका जब टाइपिंग हो जाएगा तो मतलब कि भेज दिया जाएगा, जो भाई को PDF जो भेज मतलब चला गया है, पंफलेट नंबर इतना क्या दर्शाता है, पंफलेट नंबर ये क्या दर्शाता है, RDSO के पंफलेट ये है वो है, बहुत सारा चीज रहता है। वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, हम उसको टाइपिंग करवा रहे हैं, लगभग अधिक से अधिक 30-40 क्वेश्चन होंगे, अधिक से अधिक से कमे होंगे 30-40 से, लेकिन जो भी होगा इंपॉर्टेंट होगा एकदम 100%, जो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर बदल करके। उसका टाइपिंग चल रहा है, मैं आप लोग को भेज दूंगा, उसके बाद में वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब 100% कर लीजिए, और तैयारी जो है दिल से कीजिए। बहुत लोग जो है टेस्ट दे रहे हैं, वो लोग जो है मनमाना जो है जैसे कि तैसे टेस्ट में बहुत सारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो 64 नंबर पर
पास मार्क आप लोग को 35, 40, 39 नंबर आ रहा है तो कैसे होगा भाई, आप ही कहिए। ठीक है, 64 तो पास है, उसके बाद के तो बात छोड़िए। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा दिल से पढ़ाई कीजिए, बेगारी नहीं टारिए। ठीक है ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि याद करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे पढ़ाई आप लोग कीजिएगा। चलिए अब मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।